गुड मॉर्निंग साथियों। ज्ञान का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 15 मार्च है। बहुत सारे साथियों का आज एग्ज़ाम है। जिन साथियों का एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। भगवान उन्हें कामयाब करे। और जिनका एग्ज़ाम यानी जो डेट होने एग्ज़ाम होने वाला था और क्या एक्सटेंड कर दिया गया था, बढ़ा गया था, उनके लिए मौका है, वो तैयारी कर लें। आज का जो सेट है, यदि समझिए कि प्रश्न का एकदम संगम है। आज इससे कम से कम एटलीस्ट अगर नहीं रहेगा तो आज जो मैंने सेट कराने जा रहा हूँ, सिर्फ आज का जो प्रश्न है, ठीक है, आज जो प्रश्न है, एग्ज़ाम होने वाली है, 6 to 8 की बात कर ले, 1 to 5 की बात कर ले, इसमें प्रश्न अगर नहीं रहा तो कम से कम 10 से 12 प्रश्न रहेगा। सिर्फ आज वाला सेट याद रखिएगा। एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिए। एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखिए। हम जो है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम में एंट्री करने से पहले, एग्ज़ाम में जाने से पहले, हॉल में प्रवेश करने से पहले एक बार स्पीड बढ़ा करके ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि इससे कम से कम प्रश्न अगर रहने वाला है तो 10 से 12 प्रश्न सिर्फ आज का सेट से रहने वाला है। तो ये मामूली नहीं है। 10-12 क्वेश्चन आपको इजी वे में, और नहीं तो ये जब आंसर क्या कहते क्वेश्चन आएगा, जब उसका हम डिस्कशन लेकर के आएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि मैंने क्या बताया था। अब कौन क्वेश्चन होगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आज के सेट से कम 10-12 क्वेश्चन रहने वाला है। एनी हाउ डिफिनिट है, ठीक है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने से पहले। आइए हम लोग समय को ना किल करें, सेट पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए चलिए प्रश्न क्या है, देखिए। प्रश्न है, द फोकल लेंथ ऑफ अ नॉर्मल आई क्या होता है। यानी फोकल लेंथ नॉर्मल आई का क्या होता है, बताइए, आप ही बताइए। बहुत अच्छा। चलिए 25, यानी कह रहा है क्या कि जो फोकल लेंथ है, दूरी है, ठीक है, समान आंख की फोकल लेंथ, यानी कितनी दूरी पे अगर वस्तु को रखी जाए कि आंख जो है स्पष्ट रूप से देख ले, तो ये 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा। क्या करिएगा, 25 सेंटीमीटर रखिएगा याद, ठीक है। यहीं पे एक बात याद रख लेते हैं हम लोग कि जो हमारा लेंस होती है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, याद रखिएगा, ठीक। यही अगर बात करें कि मानव नेत्र जो होता है किस तरह काम करता है, तो मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह काम करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैग लाइम। यानी कह रहा है कौन सा सब्सटेंस का निर्माण होगा जब उसे, यानी क्या कहता है, स्लैग लैम्प से क्लोरीन गैस को पास कराया जाता है। तो स्लैग लैम्प का फॉर्मूला जानिए क्या होता है, CaO स्लैग लैम्प, और प्लस ये हमारा क्लोरीन गैस पास करा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, CaOCl2। तो ये कहलाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहलाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको आप हिंदी में विरंजक सूत्र कहते हैं। और CaO को कहा जाता है अनबुझा चूना। क्या कहा जाता है, अनबुझा चूना, याद रखिए। अनदर नेम है CaO का क्विक लैम्प, स्लैग लैम्प तो है ही है, उसके साथ साथ जो है, बोलिए, अनबुझा चूना भी कहलाता है। तो CaO प्लस Cl2, तो ये बना लेगा हमारा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है, द प्रोसेस वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। यानी वह लक्षण जो पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो लक्षण माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होती है, स्थानांतरण होता है, उसी को हम लोग हेरिडिटी या क्या कहते हैं, बोलिए, आनुवंशिकी कहते हैं। हेरिडिटी का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा, हेरिडिटी का ऐसा मात्रक जो होता है वो जीन होता है। क्या होता है, हेरिडिटी का ऐसा मात्रक क्या होता है, जीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपके पास, द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। यानी ओम्स लॉ के सत्यापित करते समय हमें माइंड में क्या रखना चाहिए, तो याद रखिएगा ओम्स लॉ जो है वो विद्युत धारा से संबंधित है। उसमें आपका एमीटर और वोल्ट मीटर की बात करता है। और एमीटर जो होता है एक यंत्र है जो विद्युत धारा की मेजर करती है, और वोल्ट मीटर जो है एक यंत्र है जो पोटेंशियल विभव की मात्रा क्या कहते हैं, विभव की मात्रा
का मात्रा करती है। ठीक है, तो अब यहीं पे एक चीज एक और आता है, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो एमीटर भी विद्युत धारा की माप करती है और गैल्वेनोमीटर भी विद्युत धारा की माप करती है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? तो याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो मिनिमम विद्युत धारा की मेजर करती है, यानी कम से कम, और एमीटर जो होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम विद्युत धारा का मात्रा करती है। ये दोनों में अंतर रखिएगा याद। ठीक है, और ये बात है कि जब एमीटर को जो हम कनेक्ट करते हैं, तो एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी अगर जिधर हमारा प्रतिरोध होता है उसी के दिशा में हमारा क्या होता है? एमीटर होता है। वोल्ट मीटर की बात करें पोटेंशियल की, तो प्रतिरोध के पैरेलल होता है हमारा वोल्ट मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड होता है। ये हमारा बैटरी हो गया, ये हमारा एमीटर है, ये प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध जिस तरह से दिशा में, उसी दिशा में एमीटर कनेक्टेड है, और प्रतिरोध के जस्ट सामने ऊपर या नीचे पैरेलल में, तो ये हमारा वोल्ट मीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, और वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्टेड होगा पैरेलल में, समानांतर क्रम में, और एमीटर जो कनेक्ट होगा किस में? एमीटर कनेक्टेड होगा सीरीज में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, याद रखिएगा, यही बात है ओम्स लॉ को जो सत्यापित करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल, यानी सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर मतलब समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा। चलिए, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग? तो याद रखिए कब क्या होगा? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन को डालेंगे, तो याद रखिएगा आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए एकदम जल्दी जल्दी में हम लोग को इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, आप एग्जाम में जाने से पहले जरूर इसको देख लीजिएगा। 10 से 12 क्वेश्चन एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा। बाढ़ को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो बाढ़ को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है वन रोपण, पौधे को लगाना, और पौधे को लगाना के इंग्लिश में कहते हैं एफोरेस्टेशन। क्या कहते हैं? एफोरेस्टेशन मतलब पौधे लगाना। ठीक है, वन रोपण। फूड कैंस आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज, याद रखिएगा कि फूड को जो है टीन से कवर किया जाता है, जिंक से नहीं। तो दोनों के बीच में अगर बात किया जाए तो क्रियाशील जो है जिंक अत्यधिक क्रियाशील होता है टीन के रेस्पेक्ट में, यानी भोजन से क्या होगा ना, क्रियाशील करना शुरू कर देगा। इसीलिए जिंक की जगह किसका इस्तेमाल किया जाता है लिप लगाने में? बताइए, टीन का। यानी जिंक जो है मोर रिएक्टिव है देन टीन, यानी टीन कम क्रियाशील है किसकी तुलना में? जिंक की तुलना में, इसीलिए टीन का प्रयोग किया जाता है, जिंक का नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द प्यूबिटीज परफॉर्म्ड बाय द ओवरीज, यानी कौन सा फंक्शन है जो ओवरीज परफॉर्म करती है? तो याद रखिएगा ओवरीज जो है फॉर्मेशन ऑफ ओवम भी करती है और हार्मोन भी रिलीज करती है। उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर हमारा मोर देन हमारा 1 होता है आंसर। डी नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टर्मिनाइन, यानी इमली में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो इमली में याद रखिएगा टार्टरिक एसिड। वही बात अगर आपसे कर दिया जाए अंगूर में, तो अंगूर में भी टार्टरिक एसिड। यही बात अगर कर लिया जाए कि कच्चा केला में, तो कच्चा केला में भी टार्टरिक एसिड ही पाया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। कैलिफॉर्म्स क्या है? सबसे पहले याद रखिए कैलिफॉर्म्स एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है जो कहाँ पाया जाता है? तो ये रखिए पाचन कैनाल में पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है। ह्यूमन एनिमल की जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसी में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा यानी डाइजेशन का काम करता है। यानी ये जो कैलिफॉर्म जो है ये डाइजेस्ट करता है किसको? सेल्यूलोज को कराने का काम करता है। तो ये याद रखिएगा। तो ह्यूमन में तो हो नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। तो ये बातें कैलिफॉर्म किसकी बात करेगा? ये एनिमल में बैक्टीरिया पाया जाएगा। ठीक है, चलिए, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवॉल्यूशन द पीपुल ऑफ बिहार डिनाइड टू पे चौकीदारी टैक्स? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये प्रश्नों का संगम है, मतलब हर तरह के क्वेश्चन इसमें डिजाइन किया हुआ है, और एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस आज के सेट से, जो अभी वाला सेट मैं करा रहा हूँ और आज ही एग्जाम होने वाला है, उसमें रहेगा ही रहेगा, डेफिनेट रहेगा। आप एग्जाम इसको देख करके जाइए और एग्जाम में जाइए। एग्जाम के बाद आप हमसे बात करिए, मैंने जो बताया था बात प्रश्न है या नहीं, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, अब सामने ही करीब ही ये वक्त है। तो ये याद रखिएगा, किस क्रांति के प्रभाव में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी जहां चल रही थी नमक आंदोलन, वहीं पे बिहार के क्षेत्र से जो है, बिहार में नमक का स्रोत यानी नमक बनाने का स्थान नहीं है, तो यहाँ से यानी बिहार के लोग जो है चौकीदारी कर देने से मना किया था। ठीक है, इनकार किया था।
अगला प्रश्न क्या है? द फीमेल फ्रीडम फाइटर, द फीमेल फ्रीडम फाइटर पॉपुलरली नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज, ये याद रखिएगा, ये है अरुणा आसफ अली। क्या नाम है? अरुणा आसिफ अली, यानी स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से लोकप्रिय महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, यानी अरुणा आसफ अली, ये याद रखिएगा। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? एट व्हाट प्लेस बाल गंगाधर तिलक ऑर्गेनाइज होम रूल लीग इन 1916। तो ये पूना महाराष्ट्र में एक जगह है पूना, पूना से स्टार्ट किया गया था होम रूल लीग, ठीक है, 1916 में। बाल गंगाधर तिलक, यानी हर तरह का प्रश्न को डिजाइन किया गया है, बिल्कुल आप लगाना नहीं भूले। अगला प्रश्न क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की बात करेंगे तो हमारा जो है कार्बन साइकिल मिलता है, नाइट्रोजन साइकिल मिलता है, ऑक्सीजन साइकिल मिलता है, फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल नहीं मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस साइकिल, जो हमारा इकोसिस्टम में नहीं मिलता है। अगर सल्फर साइकिल है इसमें तो सल्फर साइकिल भी आंसर हो जाएगा, नहीं है इसका मतलब आंसर आपका क्या होगा? फास्फोरस साइकिल इकोसिस्टम में ये प्रेजेंट नहीं है, याद रखिएगा, फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं। Which of the following organisms convert inorganic substance into organic compounds using sunlight in the presence of chlorophyll? तो ये याद रखिएगा, बोलिए। ऑटोट्रॉप्स और सर्टेन बैक्टीरिया, मतलब ए और बी दोनों होगा, तो मोर देन वन आंसर। यानी निम्नलिखित में से कौन से जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बनाता है? तो ये क्षमता जो है बैक्टीरिया में भी पाया जाता है और ये क्षमता ऑटोट्रॉप्स में भी पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर एनर्जी लेवल एंड शॉर्टर वेवलेंथ। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा स्तर उच्च और तरंगदैर्घ्य कम है? तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एनर्जी लेवल क्या होगा? कम होगा। तो ये याद रखिए। तो इसमें से जो दिया हुआ है, तो दिया हुआ में से तो जो है आप याद रखिए, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का जो है आपका वेवलेंथ कम होता है, तो वेवलेंथ कम होगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगा। ऐसे आप ऑर्डर लिख लीजिए किसका कितना वेवलेंथ होता है, ठीक ना। ये आपका ऑर्डर रहेगा तो काम आएगा बहुत ज़्यादा। लिखिए, रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है। रेडियो वेव के बाद क्या है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन होता है किसका होता है? इंफ्रारेड। ठीक है, उसके बाद जो है इंफ्रारेड के बाद जो होता है सबसे ज़्यादा किसका? विजिबल। विजिबल रे, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा, ठीक है, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद गामा रेस। गामा रेस यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो वेव का। तो इसका एनर्जी क्या होगा? सबसे कम होगा। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? गामा रेस का। तो इसका एनर्जी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए गामा रेस सबसे डेंजरियस होता है। क्या होता है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक्स रे, गामा रे, बीटा रे, ठीक है ना, बीटा रे, गामा रे और एक्स रे में सबसे डेंजरियस कौन है? तो गामा रेज को मोर डेंजरियस रे भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रहेगा, यानी लिख लीजिए, रेडियो वेव, उसके बाद क्या है? माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारे, उसके बाद विजिबल रे, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, सुन लीजिए, उसके बाद क्या है? एक्सरे, उसके बाद गामा रेज। ठीक है, तो यानी इसका एनर्जी सबसे कम, इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी बीच में आपका जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपका जो है, बोलिए, अल्ट्रा वायलेट है, तो अल्ट्रा वायलेट आंसर हो गया आपका। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव केमिकल अक्यूमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल केमिकल एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज, इसको कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। क्या कहा जाता है? बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए, किसी जनसंख्या की वहन क्षमता उसकी वहन क्षमता से निर्धारित होती है। तो ये डिपेंड करता है लिमिटिंग रिसोर्सेज पे। किस पे? लिमिटिंग रिसोर्सेज पे। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग।
मेथमोग्लोबिनेमिया दूषित पानी पीने से होता है, एक बीमारी है, ठीक है ना। और ये पानी अगर उस पानी में उपस्थित अगर नाइट्रेट होगा और नाइट्रेट उपस्थित पानी को आप पी लेंगे तो आपको मेथमोग्लोबिनिया बीमारी होने की संभावना है। यानी प्रदूषित में क्या मिला रहता है, प्रदूषित के रूप में नाइट्रेट मिला रहता है। NO3 फॉर्मूला क्या होता है नाइट्रेट का, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पे बात अगर हम लोग कर ले कैडमियम, तो कैडमियम से एक बीमारी होती है, उसका नाम है इटाई। इटाई क्या नाम है, इटाई। इटाई ये बीमारी है, ठीक है। चलिए, किस परितंत्र में, किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो याद रखिएगा किसी परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, यानी इकोसिस्टम की बात कर ले तो यूनिडायरेक्शन ही होता है। क्या होता है, एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल इसको हम लोग कहते हैं, एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन इकोसिस्टम, तो यानी इकोसिस्टम का जो है कौन कौन तंत्र है, तो याद रखिएगा प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, तो यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी तो इसका मतलब क्या हो गया, मोर देन वन। मतलब इकोसिस्टम में लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, बड़े चीज भी है, छोटे भी है, प्लांट भी है, पौधा भी है, एनिमल भी है, सारी चीज याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल इन इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, यानी आप याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये जो दिया गया था ओडम के द्वारा। किसके द्वारा, ओडम के द्वारा, ठीक है। SO2 पॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय, अगर आपके एरिया में लाइकेन नहीं आ रही है, लाइकेन नहीं बन रही है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके एरिया में SO2 प्रदूषण ज्यादा है, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, लाइकेन, ठीक है। लाइकेन का होना ये इस बात का सूचक है कि वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, लाइकेन नहीं है, तो समझिए कि वहां सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित जो है कहाँ पे है, तो ये याद रखिए गोवा में है। कहाँ है, गोवा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ई हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन ही नहीं है। द IUCN हेडक्वार्टर्स इज इन, ये याद रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन काउंसिल ऑफ नोमेनक्लेचर, ये जो सिचुएटेड है ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ए नंबर द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, यानी कितना एनर्जी कंज्यूम किया जाता है, तो याद रखिए 10% एनर्जी लेवल जो है कंज्यूम किया जाता है, 10%, कितना, 10%। आइए अगला प्रश्न क्या है, निमेटोफोर्स आर प्रेजेंट इन, यानी निमेटोफोर्स एक विधि है जहाँ पे कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोफाइट्स में, यानी वह पौधा जहाँ जो पानी में रहता है उसमें ये पाया जाता है। इसका काम होता है वाटर को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, और स्टेम को देना फूड बनाने के लिए। तो निमेटोफोर्स याद रखिए ये हाइड्रोफाइट्स वाला प्लांट्स में पाया जाता है। हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको, हाइड्रो मतलब पानी, फाइट्स मतलब पौधा, पानी में रहने वाला पौधा को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आपका जो है ओजोन है। क्या है, ओजोन है, यह याद रखिएगा, ठीक। चलिए, द 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये हमारा है लिंडेमैन। कौन है, यानी 10% एनर्जी लॉ किसने दिया है, तो लिंडेमैन ने दिया है, ये याद रखिएगा। इन इंडिया ट्रॉपिक लेवल फॉरेस्ट आर फाउंड इन, तो ये सबसे ज्यादा जो होता है, यानी भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा जो होती है, यानी ये जो वर्षा वाला जो है वर्षा वन पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार। दूसरी बात अगर हम लोग कहते हैं तो पश्चिमी घाट जिधर एरिया होता है, उसके बाद असम की बात कर ले हम लोग, असम में भी पाया जाता है, और कुछ कुछ हिमाचल प्रदेश और केरला में भी पाया जाता है। तो हमारा हिमाचल प्रदेश भी है, केरला भी है, तो आंसर हमारा मोर देन वन हो जाएगा, ठीक है। द मेजर सोर्स ऑफ मेथेन इज इंडिया, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, राइस फील्ड होता है। क्या होता है, राइस फील्ड होता है, यानी चावल की जो खेती होती है वहां पे सबसे ज्यादा मेथेन पाया जाता है। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग लोएस्ट टेम्परेचर इज, तो याद रखिएगा मीजोस्फीयर है। क्या है, मीजोस्फीयर। यहीं पे लेयर है भाई, लेयर पूछ जाता है कि कौन सा लेयर कहां पे होता है, ठीक, याद रखिएगा इमोस्ट। क्या है ये इमोस्ट, ये लेयर का नाम है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर जो है ना, और मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, याद रखिए। यानी ट्रोपो के बाद कौन आएगा, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटो के बाद ओजोन, ओजोन के बाद मीजो, मीजो के बाद आइनो, आइनो के बाद एक्सो, ये ऑर्डर याद रखिएगा, ठीक है। यानी मैं पूरी कोशिश में हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। चलिए, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज रेफर टू, अभी मैंने आपको बताया बायोमैग्निफिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बायोमैग्निफिकेशन कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ पायोनियर स्पीसीज इन अ जियार्क सक्सेशन, तो याद रखिएगा जियार्क सक्सेशन के लिए
आपका लाइकेन ही कारगर है। ठीक, आइए अगला प्रश्न में। द रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, कहाँ पे, वेटलैंड। ठीक है, सबसे पहले हुआ था 1975 की बात करें हम लोग तो ये क्या था, इराक में हुआ था, इराक नहीं ईरान कह लेंगे। चलिए, इटाई इटाई डी इज कॉज्ड बाय, यानी अभी हमने बताया आपको कि इटाई इटाई जो है कैडमियम की कमी से होता है। यहीं पे अगर हम लोग बात कर ले मिनीमाटा, तो मिनीमाटा मरकरी की कमी से होने वाली बीमारी है, मिनीमाटा यानी मरकरी से होने वाला बीमारी है मिनीमाटा। और कैडमियम जो है, कैडमियम की कमी से कौन सा, इटाई इटाई। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। यानी आज के एकदम सेट जो है संगम है, प्रश्नों का संगम, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आएगा ही आएगा आज के सेट से। और जो मैं जो पहले कराया वो कर लिए हो तो पूरा क्वेश्चन आने की संभावना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिटू कंजर्वेशन, तो याद रखिएगा नेशनल पार्क जो है बोटेनिकल गार्डन नहीं है। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन नहीं है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने वाला मैंने अभी बात आपको बताया क्या है, वोल्ट मीटर। बहुत अच्छा, तो आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। आइए अगला प्रश्न क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश रेखा होता है। ठीक है, एक आदमी पृथ्वी पर अधिक वजन धकेल सकता है कब, जब वो खड़ा की स्थिति में रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा धकेल देगा, बैठने पे कम धकेल पाएगा। तो याद रखिएगा स्टैंडिंग कंडीशन में वो ज्यादा से ज्यादा धकेल पाएगा। ठीक है, चलिए, द कलर लाइट दैट रिफ्लेक्ट मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज, यानी वह रंगीन प्रकाश जो प्रिज्म से गुजरते समय सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है। तो ये याद रखिएगा स्केटिंग डिपेंड करेगी, जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसका स्केटिंग भी ज़्यादा होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्केटिंग ज़्यादा होगा। तो वेवलेंथ जो है वायलेट मतलब बैगनी का सबसे कम होता है, इसलिए इसका स्केटिंग जो ज़्यादा होगा। ठीक है, अ पीस ऑफ आइस इज ड्रॉप इन अ वेसल कंटेनिंग केरोसिन ऑयल, व्हेन आइस मेल्ट्स द लेवल ऑफ केरोसिन ऑयल विल बी, तो अब देखिए लेवल ऑफ केरोसिन ऑयल विल बी पूछ रहा आपसे। तो सबसे पहले डालने की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ आई जो होता है कितना होता है, 0.91 ग्राम पर ml होता है। वहीं अगर हम लोग डेंसिटी ऑफ तेल की बात कर लो, ऑयल की, तो इसकी जो होती है 0.85 ग्राम पर ml होती है। वहीं हम डेंसिटी ऑफ वाटर की बात कर ले तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1 ग्राम पर ml होता है। अब बताइए मुझे, अगर मान लिया जाए कि आप पानी में बर्फ को डालते हैं तब पानी की डेंसिटी क्या ज़्यादा, तो बर्फ उस पर तैरेगा। अब पानी जो है बर्फ को कहाँ डाल रहे हैं, तेल में डाल रहे हैं, तो बर्फ और तेल की तुलना करिए तो तेल की घनत्व क्या है, कम है, बर्फ की घनत्व क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब जब आप तेल में बर्फ को डालिएगा तब बर्फ डूबेगा नीचे, तो तेलवा कहाँ होगा, ऊपर की ओर जाएगा, उठेगा। यानी आपने उत्प्लावन विधि पढ़ा है कि जब कोई वस्तु डूबती है तो अपने भार के बराबर पानी को क्या करती है, विस्थापित करती है। तो ये याद रखिएगा, यानी तेल क्या होगा, उठेगा, राइज करेगा। समझ में आया, ये डेंसिटी ऑर्डर माइंड में रखिएगा, प्रश्न निश्चित है आएगा ही आएगा आज। ठीक है, चलिए अगला क्या है, द पीएच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर देन 7, तो याद रखिएगा ब्लड प्लाज्मा का जो है आपका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। और पीएच में पी जो होता है वो पोटेंज होता है, क्या होता है, पोटेंज होता है, ये याद रखिएगा, पी फॉर पोटेंज, पोटेंज का मतलब पावर। चलिए अगला क्या है, मोंटेस्क्यू प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर्स विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय हिम, यानी आप याद रखिएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के जो है डिवीजन में बंटवारा में एक किताब लिखी गई थी, उस किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, नियमों का विस्तारण बंटवारा। ठीक है, चलिए ये किताब के नाम थे। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम लैंडफिल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा मेथेन गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। यहीं पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो वो भी इसका आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए तो बी नंबर द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में, विच ऑफ द रिप्रेजेंट द फूड चेन इन द फॉरेस्ट, यानी फूड चेन के लिए कौन सा हो जाएगा, तो प्लांट्स, डियर, लायन, बहुत अच्छा, प्लांट्स, फ्रॉग, यानी प्लांट्स को खाया कौन, बोलिए डियर, और डियर को लायन, और प्लांट्स, फ्रॉग, स्नेक, ये भी हो सकता है। इसका मतलब मोर देन वन आंसर होगा इसका। ठीक है, मोर देन वन आंसर होगा। आइए, इन द एनवायरमेंट प्लास्टिक विल नॉट बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ, यानी पर्यावरण में प्लास्टिक किस क्रिया द्वारा विकसित नहीं होगी, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया द्वारा विकसित नहीं होगी। ए नंबर द करेक्ट आंसर।
एनर्जी सोर्सेज दैट डू नॉट इंक्रीज कार्बन इमिशन इंक्लूड, तो याद रखिए सोलर सेल जो है, विंड मिल्स, ये सब आपका एनर्जी नहीं है। क्या नहीं है, यानी कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन आंसर। ठीक है। ब्रांचिंग सीरीज इन अ फूड चेन इज कॉल्ड, यानी खाद्य श्रृंखला में शाखा श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो फूड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर ऑफ द सनलाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी, कितना परसेंट, तो याद रखिए 1% एनर्जी को यानी सनलाइट से ऑब्जर्व करता है प्लांट्स, 1%। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन आपको कराया गया। इस 50 क्वेश्चन से आज जो एग्जाम होने वाली है उसमें एटलीस्ट 10 से 12 प्रश्न रहने वाला है। ये सेट लगाना और देख करके ही एग्जाम हॉल में एंट्री करिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जो प्रश्न आएगा आपको, जिस पे आपका पूरा कॉन्फिडेंस है, पहले उसी को बनाइएगा। माना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर गलती ज़्यादा हो जाती है, इससे क्या होता है, मोरल थोड़ा डाउन हो जाती है। और हमेशा जब आप देखिएगा विद इन सेकेंड में जो चीज़ आंसर आ रहा है, तो उसको एक बार प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम इजी क्वेश्चन को गलती कर बैठते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। क्या कहते हैं, एग्जाम में जाएं एकदम पूरा एकदम इत्मीनान के साथ बने बैठे रहे। जो प्रश्न आपको एकदम कॉन्फिडेंट के साथ आ रहा उसी को डील करें। ठीक है, आप रिजल्ट आपका हो रहा, पक्का हो रहा, कंफर्म हो रहा रिजल्ट, इत्मीनान बना रखें। ठीक है, पेशेंस के साथ, पेशेंस बहुत जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।